अर्थव्यवस्था क्लास 61 जो कि मेंस 2021 2016 में पूछा, पीटी 2016 और मेंस 2021 में पूछा गया है। वो है बजट के संगठक, बजट के संगठक यानी कि कंपोनेंट ऑफ बजट। सरकारी बजट दो प्रकार के हैं, एक राजस्व बजट और एक पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक है राजस्व प्राप्ति और दूसरा है राजस्व खर्च। जबकि पूंजीगत बजट भी दो प्रकार के हैं, एक है पूंजीगत प्राप्ति और दूसरा है पूंजीगत खर्च। तो सरकारी बजट के दो भाग होते हैं, नंबर एक राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। सरकारी बजट के दो भाग होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में सरकार के उन खर्च और प्राप्ति को शामिल किया जाता है। राजस्व बजट में सरकार के उन खर्च और प्राप्ति को शामिल किया जाता है जो नियमित रूप में होते हैं, जबकि पूंजीगत बजट में सरकार के उन खर्च और प्राप्ति को शामिल किया जाता है जो नियमित नहीं होते हैं बल्कि विभिन्न समय अंतराल में होते हैं। जैसे राजस्व बजट है, रेवेन्यू बजट। तो राजस्व बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार के उन खर्च और प्राप्ति को शामिल करते हैं जो नियमित होते हैं। राजस्व बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार के उन खर्च और प्राप्ति को शामिल करते हैं जो नियमित होते हैं। अब हम देखते हैं राजस्व बजट के घटक, राजस्व बजट के संगठक। तो दो संगठक हैं, एक है राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है राजस्व खर्च यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व बजट के दो संगठक हैं, एक है राजस्व प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है राजस्व खर्च यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब हम देखते हैं राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति सरकार की वह प्राप्ति होती है, नंबर एक जो नियमित हो और नंबर दो जो सरकार पर देयता सृजित नहीं करता हो। तो राजस्व प्राप्ति सरकार की वह प्राप्ति होती है जो नियमित हो, जो नियमित हो और जो सरकार पर देयता सृजित नहीं करता हो। सरकार की प्राप्ति दो प्रकार से होती है, एक है कर से प्राप्ति या गैर कर से प्राप्ति और दूसरा है उधार से प्राप्ति। तो कर से प्राप्ति या गैर कर से प्राप्ति जो है ये देयता सृजित नहीं करता है, जबकि उधार से जो प्राप्ति है वो देयता सृजित करता है। सरकार की राजस्व प्राप्ति दो प्रकार से होती है, नंबर एक कर राजस्व। कर राजस्व का मतलब है करों से प्राप्ति जो सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष कर जैसे निगम कर, आयकर इत्यादि और अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी आदि। दूसरा है गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व सरकार की वह प्राप्ति होती है जो नंबर एक जो नियमित हो। गैर कर राजस्व सरकार की वह प्राप्ति होती है, नंबर एक जो नियमित हो, नंबर दो कर से इतर यानी कर के अलावा हो और नंबर तीन है जो सरकार पर देयता सृजित नहीं करता हो। तो गैर कर राजस्व सरकार की वह प्राप्ति होती है जो नियमित हो, कर से इतर यानी कर के अलावा हो, जो सरकार पर देयता सृजित नहीं करता हो। जैसे ब्याज से प्राप्ति, सरकार द्वारा दिए गए उधार पर प्राप्त ब्याज, मतलब ब्याज से प्राप्ति का मतलब है सरकार द्वारा दिए गए उधार पर प्राप्त ब्याज। और है लाभांश से प्राप्ति। लाभांश से प्राप्ति का मतलब है सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि सीपीएसई यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में होने वाले लाभ का हिस्सा लाभांश के रूप में प्राप्त करती है। सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में होने वाले लाभ का हिस्सा लाभांश के रूप में प्राप्त करती है। और है उपहार से प्राप्ति, और है सरकार को फीस से प्राप्ति। सरकार को फीस से प्राप्ति
जैसे कोर्ट फीस, स्टैंप शुल्क इत्यादि। आरबीआई से लाभांश की प्राप्ति, अनुदान और सहायता से प्राप्ति, जुर्माना से प्राप्ति, राजकीय संपत्ति इत्यादि। तो जैसे कौन कौन है? ब्याज से प्राप्ति, लाभांश से प्राप्ति, उपहार से प्राप्ति, सरकार को फीस से प्राप्ति, आरबीआई से लाभांश की प्राप्ति, अनुदान और सहायता से प्राप्ति, जुर्माना से प्राप्ति, राजकीय संपत्ति इत्यादि। तो राजस्व प्राप्ति बराबर कर राजस्व प्लस गैर कर राजस्व। राजस्व प्राप्ति बराबर प्रत्यक्ष कर से प्राप्ति प्लस अप्रत्यक्ष कर से प्राप्ति प्लस गैर कर राजस्व। राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है, क्योंकि यह कोई भी देयता सृजित नहीं करता है। अब हम देखते हैं राजस्व खर्च। तो सरकार का वह खर्च जो नियमित हो, सरकार का वह खर्च जो नियमित हो और अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण नहीं करता है, उसे राजस्व खर्च कहा जाता है। सरकार का वह खर्च जो नियमित हो और अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण नहीं करता है, उसे राजस्व खर्च कहा जाता है। यह गैर उत्पादक और उपभोग खर्च होता है। यह गैर उत्पादक और उपभोग खर्च होता है। जैसे नंबर 1 ब्याज का भुगतान, मतलब सरकार उधार पर जो ब्याज चुकाती है, ब्याज भुगतान सरकार के खर्च का सबसे बड़ा मद माना जाता है, यानी कि आइटम माना जाता है। सरकार अपने कुल खर्च का लगभग 20% ब्याज भुगतान पर करती है। दूसरा है सब्सिडी या उपादान पर खर्च। तीसरा है वेतन और पेंशन पर खर्च। चौथा है रक्षा पर खर्च। पांचवा है सरकार द्वारा अनुदान और सहायता पर खर्च। छठा है लोक कल्याणकारी कार्यक्रम पर खर्च। और सातवां है मशीन या संपत्ति के रख रखाव पर खर्च। तो राजस्व खर्च में ब्याज का भुगतान, सब्सिडी या उपादान पर खर्च, वेतन और पेंशन पर खर्च, रक्षा पर खर्च, सरकार द्वारा अनुदान और सहायता पर खर्च, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम पर खर्च, मशीन या संपत्ति के रख रखाव पर खर्च शामिल होते हैं। राजस्व बजट का आधिक्य होना एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट का अधिक होना एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं राजस्व बजट। तो राजस्व बजट में दो चीज़ें होती है, एक होता है राजस्व प्राप्ति और एक होता है राजस्व खर्च। तो राजस्व प्राप्ति जो है ये देयता सृजित नहीं करता है, जबकि जो राजस्व खर्च है ये गैर उत्पादक खर्च होता है। अब हम देखते हैं राजस्व बजट का अधिक बराबर होता है, राजस्व बजट का अधिक बराबर होता है राजस्व प्राप्ति ज़्यादा हो राजस्व खर्च की तुलना में। तो राजस्व बजट के आधिक्य होने का अर्थ है कि जब राजस्व प्राप्ति राजस्व खर्च की तुलना में अधिक हो जाए। यह प्राप्ति राजस्व बजट के अधिक होने का अर्थ है कि जब राजस्व बजट के अधिक होने का अर्थ है कि जब राजस्व प्राप्ति राजस्व खर्च की तुलना में अधिक हो जाए। यह उस प्राप्ति में वृद्धि करता है जो देयता सृजित नहीं करता तथा जिसका प्रयोग सरकार अर्थव्यवस्था के विकास में करती है। वहीं दूसरी ओर राजस्व खर्च का कम होना यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार अपने गैर उत्पादक खर्चों को कम कर रही है। इस प्रकार राजस्व बजट का अधिक होना प्रगतिशील अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं पूंजीगत बजट यानी कि कैपिटल बजट। पूंजीगत बजट वे जिसमें सरकार के उन सभी खर्च और प्राप्ति को शामिल किया जाता है जो नियमित नहीं होते बल्कि विभिन्न समय अंतराल में होते हैं। पूंजीगत बजट वे जिसमें सरकार के उन सभी खर्च और प्राप्ति को शामिल किया जाता है जो नियमित नहीं होते बल्कि विभिन्न समय अंतराल में होते हैं। पूंजीगत बजट
सरकार के संपत्ति और देयता को प्रभावित करता है, जबकि राजस्व बजट प्रभावित नहीं करता है। पूंजीगत बजट के संघटक देखते हैं। तो पूंजीगत बजट के संघटक दो प्रकार के हैं, एक है पूंजीगत प्राप्ति और दूसरा है पूंजीगत खर्च, जो कि पीटी 2016 में पूछा गया था। पूंजीगत खर्च जिसे कैपेक्स भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं पूंजीगत प्राप्ति यानी कि कैपिटल रिसिप्ट। तो पूंजीगत प्राप्ति सरकार की वह प्राप्ति होती है, पूंजीगत प्राप्ति सरकार की वह प्राप्ति होती है, पूंजीगत प्राप्ति सरकार की वह प्राप्ति होती है जो या तो सरकार की देयता में वृद्धि करता है या सरकार की संपत्ति कम करती है। पूंजीगत प्राप्ति सरकार की वह प्राप्ति होती है जो या तो सरकार की देयता में वृद्धि करता है या सरकार की संपत्ति कम करती है। जैसे नंबर 1, वह पूंजीगत प्राप्ति जो सरकार की देयता को बढ़ाती है, वह पूंजीगत प्राप्ति जो सरकार की देयता को बढ़ाती है। कौन है वो? जैसे बाजार उधारी, आंतरिक और बाह्य ऋण। ठीक। दूसरा है सरकार द्वारा आरबीआई के माध्यम से बाजार में सरकारी प्रतिभूति का विक्रय, सरकार द्वारा आरबीआई के माध्यम से बाजार में सरकारी प्रतिभूति का विक्रय। तीसरा है सरकार की लघु बचत योजनाएं, सरकार की लघु बचत योजनाएं। यह सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष यानी कि NSSF, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में शामिल होता है। सरकार की लघु बचत योजनाएं जो हैं ये सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष में शामिल होता है। जैसे डाकघर की योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्रिका, PPF यानी कि लोक भविष्य निधि, NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इत्यादि। वर्ष 2001 से NSSF का संचालन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा वित्त मंत्रालय ही इसके ब्याज दर का निर्धारण करता है। NSSF को दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूति यानी कि 20 से 25 वर्ष में निवेश करता है। NSSF को दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूति में निवेश करता है। वह पूंजीगत प्राप्ति जो सरकार की संपत्ति को कम करता है वो है पहला विनिवेश से प्राप्ति और दूसरा है सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वसूली। वह पूंजीगत प्राप्ति जो सरकार की संपत्ति को कम करता है वह है नंबर 1 विनिवेश से प्राप्ति और दूसरा है सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वसूली यानी ब्याज प्राप्ति का नुकसान। कुल प्राप्ति बराबर राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति। दो चीजें हैं, एक है DCR, तो DCR बराबर होता है डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट। डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट यानी कि वह प्राप्ति जो देयता सृजित करता है और NDCR का मतलब है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट यानी कि वह प्राप्ति जो देयता सृजित नहीं करता है। तो DCR में आता है यानी डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट में वह प्राप्ति जो देयता सृजित करता है। इसमें है बाजार उधारी, सरकारी प्रतिभूति का विक्रय और लघु बचत योजना। तो DCR में बाजार उधारी, सरकारी प्रतिभूति का विक्रय, लघु बचत योजना शामिल है। कुल प्राप्ति बराबर DCR प्लस NDCR। DCR बराबर कुल प्राप्ति माइनस NDCR। कुल प्राप्ति में राजस्व और पूंजीगत शामिल होता है और NDCR में राजस्व प्राप्ति, विनिवेश और ऋण की वसूली शामिल होता है। पूंजीगत प्राप्ति में वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं होता। पूंजीगत प्राप्ति में वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं होता क्योंकि एक ओर यह प्राप्ति सरकार की देयता को बढ़ाता है तो वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में
संपत्ति को कम करता है। अब हम देखते हैं पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च सरकार द्वारा किया गया वह खर्च होता है जो अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण करता है, अतः यह उत्पादक खर्च माना जाता है। जैसे नंबर 1, सरकार द्वारा आधारभूत संरचना संबंधी परियोजना पर खर्च। सरकार द्वारा आधारभूत संरचना संबंधी परियोजना पर खर्च, जैसे सड़क निर्माण, रेलवे निर्माण इत्यादि। दूसरा है सरकार द्वारा बाजार से मशीनों का क्रय। सरकार द्वारा बाजार से मशीनों का क्रय। तीसरा है सरकार द्वारा दिया गया दीर्घकालिक उधारी। चौथा है सरकार द्वारा विदेशों से लड़ाकू विमान क्रय करना, जैसे फ्रांस से राफेल, अमेरिका से चिनूक इत्यादि। और पांचवा है मिशन चंद्रयान पर खर्च, यानी अंतरिक्ष पर खर्च। तो उधार अगर हम देखें पूंजीगत बजट में, तो पूंजीगत बजट दो प्रकार से, एक पूंजीगत प्राप्ति और दूसरा पूंजीगत खर्च। तो पूंजीगत प्राप्ति जो है ये सरकार द्वारा लिया गया उधार होता है जो देयता सृजित करता है, और पूंजीगत खर्च जो होता है ये सरकार द्वारा दिया गया ऋण है जो उत्पादक खर्च होता है। अब अगर हम ब्याज की बात करें तो ब्याज में राजस्व बजट आता है। राजस्व बजट में एक होता है राजस्व प्राप्ति, एक होता है खर्च। तो राजस्व प्राप्ति में ब्याज प्राप्त होता है जो कि गैर कर राजस्व है, ये देयता सृजित नहीं करता है। जबकि राजस्व खर्च जो है इसमें ब्याज का भुगतान किया जाता है, और ये गैर उत्पादक खर्च होता है। अब हम देखते हैं पूंजीगत बजट में आधिक्य अर्थव्यवस्था के पूंजीगत बजट में आधिक्य अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को प्रदर्शित करती है। पूंजीगत बजट में दो चीज़ें हैं, एक है पूंजीगत प्राप्ति और एक है पूंजीगत खर्च। तो पूंजीगत प्राप्ति का मतलब है जिसमें देयता सृजित होता है और संपत्ति कम होता है। एक ओर तो यह देयता को बढ़ाता है और दूसरी ओर संपत्ति कम होती है, पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत खर्च जो होता है ये उत्पादक खर्च होता है। और पूंजीगत बजट का अधिक होने का मतलब है कि पूंजीगत प्राप्ति अधिक हो जाए पूंजीगत खर्च की तुलना में। तो पूंजीगत बजट के अधिक का अर्थ है जहां सरकार के पूंजीगत प्राप्ति उसकी पूंजीगत खर्च से अधिक हो जाए। इस प्रकार यह ऐसी प्राप्ति में वृद्धि कर रहा है जो अर्थव्यवस्था में सरकार की देयता को बढ़ा रहा है, और संपत्ति को कम कर रहा है। जबकि दूसरी ओर यह पूंजीगत खर्च में कमी कर रहा है, अर्थात देश में संपत्ति निर्माण कम हो रहा है। इस प्रकार पूंजीगत बजट का आधिक्य अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को प्रदर्शित करता है। अब दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, इन दोनों बजटों के संगठनों को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है राजस्व बजट में आधिक्य वृद्धिशील अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है, जबकि पूंजीगत बजट में आधिक्य किसी भी अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को प्रदर्शित करता है। चर्चा कीजिए। इसी के साथ लेक्चर नंबर 61 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 62 आदर्श बजट का स्वरूप। चलिए हम देखते हैं आदर्श बजट का स्वरूप। सरकार के कुल खर्च और प्राप्ति के आधार पर बजट को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 आधिक्य बजट, जिसमें कुल प्राप्ति ज़्यादा होती है कुल खर्च की अपेक्षा। दूसरा है संतुलित बजट, जिसमें कुल प्राप्ति और कुल खर्च बराबर होते हैं। और तीसरा है घाटे का बजट, जिसमें
कुल खर्च ज़्यादा होता है कुल प्राप्ति की तुलना में। अब हम देखते हैं बजट। तो बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कुल प्राप्ति और एक होता है कुल खर्च। कुल प्राप्ति में आता है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, वहीं कुल खर्च में राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च आता है। तो सरकार का बजट साल दर साल अधिकांशतः घाटे का होता है, क्योंकि सरकार का खर्च उसकी प्राप्ति की तुलना में हमेशा अधिक होता है। जैसे सब्सिडी पर खर्च, रक्षा पर खर्च, कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च, आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर खर्च इत्यादि। अतः सरकार का बजट घाटे का होता है। घाटे को कम करने के लिए सरकार को निम्न उपाय करना चाहिए। नंबर 1, राजस्व खर्च को कम करना। नंबर 2, सब्सिडी को युक्त संगत बनाना, यानी सब्सिडी को केवल लाभार्थी वर्ग को देना तथा गैर उपयोगी सब्सिडी को समाप्त करना। तीसरा है गैर आवश्यक खर्चों को कम करना। और चौथा है नए कल्याणकारी कार्यक्रमों को शुरू करने से बचना। तो हमने क्या देखा? हमने देखा सरकार का बजट घाटे का होता है। घाटे को कम करने के लिए सरकार को निम्न उपाय करना चाहिए और प्राप्ति को बढ़ाने के लिए सरकार को निम्न उपाय करना चाहिए। नंबर 1, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करना चाहिए। नंबर 2, कर के दर को बढ़ाने के स्थान पर कर आधार को बढ़ाना चाहिए। और नंबर 3 है कर चोरी को रोकना चाहिए। पीटी 2015-16 में पूछा भी गया था। कर आधार को बढ़ाने का अर्थ है जो कर देने के योग्य हैं, जो कर देने के योग्य एवं सक्षम हों किंतु इसके बावजूद कर नहीं देते, उन्हें कर के दायरे में लाना। अब हम देखते हैं आदर्श बजट का स्वरूप। तो आधिक्य बजट, सबसे पहले आधिक्य बजट यानी सरप्लस बजट। आधिक्य बजट का अर्थ है जब सरकार की कुल प्राप्ति उसके कुल खर्च से अधिक हो जाए। आधिक्य बजट का अर्थ है जब सरकार की कुल प्राप्ति उसके कुल खर्च से अधिक हो जाए। आधिक्य बजट की उपयोगिता। अब हम देखते हैं आधिक्य बजट की उपयोगिता। अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति की दर उच्च हो तो उसे नियंत्रित करने के लिए, अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति की दर उच्च हो तो उसे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा आधिक्य बजट का निर्माण उपयोगी होता है। तो उसे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा आधिक्य बजट का निर्माण उपयोगी होता है। उच्च मुद्रास्फीति के कारण बाजार में तरलता और मांग बढ़ जाती है, अतः सरकार अपने खर्च में कमी कर बाजार में तरलता और मांग को घटाने का प्रयास करती है, जिससे उच्च मुद्रास्फीति नियंत्रित हो सके। इससे सरकार का बजट आधिक्य का बनता है। किंतु सामान्य स्थिति में आधिक्य बजट अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक विकास को बाधित करता है। जब सरकार राजस्व खर्च में कमी करती है, यानी सब्सिडी और कल्याणकारी कार्यक्रमों के खर्च में कटौती, तो यह देश में गरीबी और असमानता को बढ़ावा देता है। वहीं दूसरी ओर सरकार यदि अपने पूंजीगत खर्च में कमी करती है तो यह आधारभूत संरचना और संपत्ति निर्माण को बाधित करता है, जिससे अर्थव्यवस्था पिछड़ेपन का शिकार होती है। अब हम देखते हैं घाटे का बजट। घाटे के बजट का अर्थ है जब सरकार का कुल खर्च उसके कुल प्राप्ति से अधिक हो जाए। अब हम देखते हैं घाटे की बजट की उपयोगिता। घाटे की बजट की उपयोगिता। अर्थव्यवस्था में जब
सुस्ती या मंदी की स्थिति हो तब घाटे का बजट अधिक उपयोगी होता है। जब सरकार अपने खर्च में वृद्धि करके बाजार में तरलता और मांग को बढ़ाती है, जिससे सुस्ती या मंदी की स्थिति को दूर किया जा सके। अर्थव्यवस्था में जब सुस्ती या मंदी की स्थिति हो तब घाटे का बजट अधिक उपयोगी होता है। जब सरकार अपने खर्च में वृद्धि करके बाजार में तरलता और मांग को बढ़ाती है, जिससे सुस्ती या मंदी की स्थिति को दूर किया जा सके। किंतु सामान्य स्थिति में घाटे के बजट का अर्थव्यवस्था पर निम्न नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, घाटे का बजट सरकार के बाजार उधारी में वृद्धि करती है, जिससे सरकार की देयता में वृद्धि होती है। नंबर 2, जब सरकार की बाजार उधारी बढ़ती है तो ब्याज के देयता में भी वृद्धि होती है। ब्याज और उत्पादक खर्च होता है, ब्याज गैर उत्पादक खर्च होता है। इसके बढ़ने से उत्पादक खर्च में कमी आती है, जो अर्थव्यवस्था में निवेश खर्च को कम करता है तथा इससे जीडीपी वृद्धि दर धीमी हो जाती है। सरकार की बाजार उधारी या घाटे का बजट अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट की स्थिति उत्पन्न करता है। अब हम देखते हैं क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट। सबसे पहले देखते हैं क्राउडिंग इन। जब सरकार अपने खर्च में वृद्धि कर जैसे सब्सिडी खर्च, कल्याणकारी कार्यक्रमों में खर्च और आधारभूत संरचना संबंधी परियोजना में खर्च को बढ़ाकर बाजार में तरलता को बढ़ाती है, तो उसे क्राउडिंग इन की स्थिति कहा जाता है। दूसरा है क्राउडिंग आउट। यह क्राउडिंग इन की विपरीत स्थिति है, जहां सरकार बाजार में तरलता को कम करती है, अर्थात बाजार की तरलता को सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूति से सोख लिया जाता है। जब सरकार बाजार में सरकारी प्रतिभूति जारी करती है तो निवेशक इसे सुरक्षित मानकर अधिक निवेश करते हैं, जिससे तरलता सरकार के पास आ जाती है। इससे निजी प्रतिभूति में निवेश कम होता है। निजी कंपनी को अन्य स्रोतों से अधिक ब्याज पर उधार लेना पड़ता है। इसे ही क्राउडिंग आउट की स्थिति कहा जाता है। तो घाटे का बजट ज़्यादा मतलब कि उधार ज़्यादा, बाजार में सरकारी प्रतिभूति जो होती है ये सुरक्षित होती है, तो निवेशक इसमें निवेश करना पसंद करते हैं और निजी प्रतिभूति पर निवेश नहीं करते हैं। सरकार द्वारा बाजार से अधिक उधारी लेने पर बाजार में सरकार की साख क्षमता प्रभावित होती है। अब हम देखते हैं संतुलित बजट यानी कि बैलेंस्ड बजट। संतुलित बजट का अर्थ है जब सरकार की कुल प्राप्ति और कुल खर्च लगभग बराबर हो जाए। संतुलित बजट किसी भी अर्थव्यवस्था में तब बनाया जाता है जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हो। अब हम देखते हैं संतुलित बजट के लाभ। नंबर 1, संतुलित बजट सरकार की देयता और सरकार के बाजार उधारी को कम करता है। संतुलित बजट सरकार की देयता और सरकार के बाजार उधारी को कम करता है। नंबर 2, संतुलित बजट मांग को स्थिरता से बढ़ाता है, जिससे बाजार में वस्तुओं के मूल्य में अधिक वृद्धि नहीं होती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित रहती है। तीसरा है संतुलित बजट सरकार की ब्याज देयता में कमी करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादक खर्च बढ़ता है, जो जीडीपी वृद्धि दर
और रोजगार को बढ़ाने में सहायक होता है। अब हम देखते हैं एक आदर्श बजट के गुण। निम्न गुण किसी बजट को आदर्श बनाता है। नंबर 1, बजट संतुलित होना चाहिए। नंबर 2, राजस्व खर्च को और पूंजीगत खर्च को अलग अलग, स्पष्ट और पारदर्शी रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। नंबर 3, कुल खर्च और कुल प्राप्ति के स्थान पर निवल खर्च और निवल प्राप्ति को प्रदर्शित करना चाहिए, जो शुद्ध होना चाहिए। नंबर 4, बजट इस प्रकार बनाना चाहिए जिससे आम जनता उसे आसानी से समझ सके। नंबर 5, बजट में आंकड़ों का संकलन इस प्रकार हो कि आसानी से उसका अंकेक्षण हो सके। अंकेक्षण मतलब जांच या ऑडिट। छठा पॉइंट है, बजट के स्वर्णिम नियम यानी गोल्डन रूल का पालन होना चाहिए। बजट का स्वर्णिम नियम यह कहता है कि राजस्व खर्च के लिए सरकार को उधार से बचना चाहिए, क्योंकि यह गैर उत्पादक खर्च होता है, जबकि आवश्यकता पड़ने पर सरकार पूंजीगत खर्च के लिए उधार ले, क्योंकि पूंजीगत खर्च उत्पादक खर्च होता है जो अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण करता है। इससे सरकार की आय बढ़ती है तथा सरकार अपनी देयता का भुगतान करने में सक्षम होती है। राजस्व खर्च के लिए लिया गया उधार गैर उत्पादक होने के कारण सरकार की आय को नहीं बढ़ाता, जिससे सरकार अपनी देयता का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पाती। इसलिए वह ब्याज का भुगतान करने के लिए अन्य स्रोतों से उधार लेती है। इससे अर्थव्यवस्था में ऋण जाल यानी कि डेब्ट ट्रैप की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसा वर्तमान में श्रीलंका और पाकिस्तान में हो चुका है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 62 भारतीय का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 63। हम देखते हैं घाटे के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ डिफिसिट। तो इसमें है राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और मौद्रीकृत घाटा। तो हम देखते हैं सरकारी बजट। सरकारी बजट दो प्रकार के, एक सरकारी बजट में दो चीज़ें, एक कुल खर्च और एक कुल प्राप्ति। कुल खर्च में दो चीज़ें, एक पूंजीगत खर्च और दूसरा राजस्व खर्च। और कुल प्राप्ति में दो चीज़ें, एक राजस्व प्राप्ति और एक पूंजीगत प्राप्ति। अब हम देखते हैं राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डिफिसिट। जब सरकार का कुल राजस्व खर्च उसके कुल राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाए तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व खर्च माइनस कुल राजस्व प्राप्ति। यदि राजस्व घाटे में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ है, नंबर 1, सरकार के गैर उत्पादक या उपभोग खर्च में वृद्धि होती है। नंबर 2, सरकार के राजस्व प्राप्ति कम होता है। कर और गैर कर जो सरकार पर कोई भी देयता सृजित नहीं करता, अतः राजस्व घाटे में वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं होता। अब हम देखते हैं राजस्व घाटे को कम करने के प्रयास। तो इसमें पहला पॉइंट है राजस्व खर्च को कम करना। यदि सरकार लगातार राजस्व खर्च में कमी करती है, जैसे सब्सिडी, कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च इत्यादि, तो देश का सामाजिक आर्थिक विकास बाधित होता है, जो देश में गरीबी और असमानता को बढ़ाता है। अतः ए पॉइंट है गैर उपयोगी खर्च को समाप्त करना चाहिए। बी पॉइंट है
सब्सिडी को युक्त संगत बनाना चाहिए। सी पॉइंट है लीकेज या रिसाव को समाप्त करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करना चाहिए, जैसे कर और गैर कर राजस्व में। इसमें ए पॉइंट है कर के दर में वृद्धि करने के बजाय कर आधार को बढ़ाना चाहिए। बी पॉइंट है जीएसटी जैसे सुधार को लागू करना चाहिए। सी पॉइंट है कर चोरी को रोकना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सरकार बाजार से उधार लेकर राजस्व घाटे को कम कर सकती है, जिसमें ए पॉइंट है यह क्राउडिंग आउट में वृद्धि करेगा। बी पॉइंट है यह सरकार की ब्याज देयता में वृद्धि करेगा, जो गैर उत्पादक खर्च है। सी पॉइंट है ब्याज देयता में वृद्धि उत्पादक खर्च को कम करता है, जो जीडीपी वृद्धि दर को धीमा कर देता है। और डी पॉइंट है सरकार विनिवेश से प्राप्ति को राजस्व घाटे को कम करने में प्रयोग कर सकती है। गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। एक कहावत है, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, मतलब कि सरकार का कार्य उपक्रम चलाकर लाभ कमाना नहीं होता। सरकार का कार्य उपक्रम चलाकर लाभ कमाना नहीं होता। गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। अब हम दूसरा देखते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। अभी तक हमने देखा राजस्व घाटा, अब हम देखते हैं प्रभावी राजस्व घाटा, यानी कि ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, एक है GCCA। GCCA का मतलब है ग्रांट क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। ग्रांट क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट मतलब कि अनुदान जिससे संपत्ति का निर्माण हो। अनुदान जिससे संपत्ति का निर्माण हो। अनुदान सरकार का राजस्व खर्च होता है, जिसे केंद्र अनुदान सरकार का राजस्व खर्च होता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है। राज्य यदि इस अनुदान का प्रयोग संपत्ति निर्माण में करे, यानी आधारभूत संरचना के निर्माण में, तो यह अनुदान राजस्व खर्च न होकर पूंजीगत खर्च माना जाता है। इसे ही GCCA कहा जाता है। फिर से पढ़ूंगा दोबारा से। अनुदान सरकार का राजस्व खर्च होता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है। राज्य यदि इस अनुदान का प्रयोग संपत्ति निर्माण में करे, यानी कि आधारभूत संरचना के निर्माण में, तो यह अनुदान राजस्व खर्च न होकर पूंजीगत खर्च माना जाता है। इसे ही GCCA कहा जाता है। जब राजस्व घाटे से GCCA को घटाया जाता है, तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस GCCA। प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा वर्ष 2012-13 में 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर शुरू किया गया। अब हम देखते हैं प्रभावी पूंजीगत खर्च। जब पूंजीगत खर्च में GCCA को जोड़ा जाता है, तो प्रभावी पूंजीगत खर्च प्राप्त होता है, यानी प्रभावी पूंजीगत खर्च बराबर पूंजीगत खर्च प्लस GCCA। अब हम देखते हैं राजस्व और प्रभावी राजस्व घाटे में अंतर। तो इसमें पहला पॉइंट है, राजस्व घाटे की तुलना में प्रभावी राजस्व घाटा सरकार के वास्तविक उपभोग खर्च को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे की तुलना में प्रभावी राजस्व घाटा सरकार के वास्तविक उपभोग खर्च को प्रदर्शित करता है।
कारण इसमें GCCA को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, प्रभावी राजस्व घाटे की तुलना में राजस्व घाटा बड़ा होता है, कारण इसमें GCCA शामिल होता है। तीसरा है बजटीय घाटा यानी कि बजटरी डिफिसिट। जब सरकार का कुल खर्च उसके कुल प्राप्ति से अधिक होता है तो बजटीय घाटा प्राप्त होता है। बजटीय घाटा बराबर कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति। माना कुल खर्च 100 रुपये, कुल प्राप्ति 80 रुपये, तो घाटा बराबर 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपये। बजटीय घाटा बराबर 100 माइनस 100 बराबर 0, यानी सरकार का बजटीय घाटा हमेशा शून्य होता है, क्योंकि पूर्व में ही सरकार घाटे का अनुमान करके एड हॉक कोष पत्र के माध्यम से RBI से उधार ले लेती है। RBI नए नोट प्रिंट करके यह उधार देता है, जिसे सरकार अपने पूंजीगत प्राप्ति में उधार के रूप में शामिल करके खर्च और उधार को बराबर कर देती है। अंततः बजटीय घाटा शून्य हो जाता है। अर्थशास्त्री सुखमय चक्रवर्ती ने बजटीय घाटे को अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं माना, क्योंकि यह केवल RBI से उधार पर निर्भर होता है, जिसे RBI नए नोट जारी करके पूरा करता है। इससे अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होती है, जो मुद्रास्फीति की संभावना को बढ़ा देता है। अतः 1997 में सरकार द्वारा बजटीय घाटे को समाप्त करके ए पॉइंट है, राजकोषीय घाटे को प्रमुख घाटे के रूप में शुरू किया गया। बी पॉइंट है, 1997 से आर्थोपाई अग्रिम को शुरू किया गया। अब हम देखते हैं एडहॉक कोष पत्र। सरकार इसे विशेष परिस्थिति यानी बजटीय घाटे में RBI को जारी कर उधार लेती है। RBI नए नोट जारी कर यह उधार देता है। 1997 से इसे समाप्त कर दिया गया, कारण बजटीय घाटे ही समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं अर्थोपाई अग्रिम, वेज एंड मीन्स एडवांस। इसे 1997 से शुरू किया गया। यह एक व्यवस्था है जहां केंद्र और राज्य सरकार अपने अल्पकालिक नगद प्रबंधन के लिए RBI से अधिकतम 3 महीने या 91 दिन का होता है। नगद प्रबंधन का अर्थ है जब सरकार का नगद खर्च उसके नगद प्राप्ति से अधिक हो जाए। अर्थोपाई अग्रिम में केंद्र सरकार कोष पत्र के माध्यम से RBI से उधार लेती है, जो 91 दिन का कोष पत्र होता है। कोष पत्र पर RBI बट्टा करता है, जबकि राज्य सरकार बिना प्रतिभूति जारी किए RBI से उधार लेती है, जो अधिकतम 3 महीने का होता है, जिस पर राज्य सरकार ब्याज भी चुकाती है। अर्थोपाई अग्रिम में बट्टा दर और ब्याज दर रेपो दर के बराबर होता है। अब चौथा हम देखते हैं राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट। इसमें पहला पॉइंट है, राजकोषीय घाटा सरकार का सबसे महत्वपूर्ण घाटा माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, सरकार के राजकोषीय निष्पादन के मापन के लिए सबसे उपयुक्त राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा
सरकार का सबसे बड़ा घाटा माना जाता है, अर्थात यह अन्य घाटों की तुलना में बड़ा घाटा माना जाता है। तीसरा पॉइंट है, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटा से बड़ा होता है, क्योंकि यह सरकार के कुल देयता को प्रदर्शित करता है, जिसमें एक निश्चित समय यानी एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा लिए गए कुल उधारी और पिछले वर्ष में लिए गए उधार पर सृजित ब्याज भुगतान को भी शामिल किया जाता है। यानी राजकोषीय घाटा बराबर बजटीय घाटा प्लस बाजार उधारी यानी कुल देयता। जब सरकार का कुल खर्च उसके कुल प्राप्ति से अधिक होता है, तब सरकार अपने अतिरिक्त खर्चों के लिए बाजार से उधार लेती है, जिसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा बराबर कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति यानी बाजार उधारी को छोड़कर। माना कुल खर्च 100 रुपये, कुल प्राप्ति 70 रुपये, यानी कुल खर्च ज़्यादा है कुल प्राप्ति से, तो घाटा या अतिरिक्त खर्च 30 रुपये का होगा, जिसे बाजार से उधार लेंगे। वही उधार राजकोषीय घाटा में शामिल होता है। राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस निवल ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस निवल ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल देयता को प्रदर्शित करता है। इसमें शामिल होता है निश्चित समय में कुल बाजार उधारी और पिछले वर्ष के आधार पर चुकाया या सृजित ब्याज। निश्चित समय में कुल बाजार उधारी और पिछले वर्ष के उधार पर चुकाया या सृजित ब्याज। अब हम पांचवा देखते हैं प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डिफिसिट। जब निवल ब्याज भुगतान को राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है, तब प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान जब अधिक हो ब्याज प्राप्ति से, तो वही है, यानी ब्याज भुगतान अधिक है ब्याज प्राप्ति से, यानी सरकार द्वारा लिया गया उधार अधिक है सरकार द्वारा दिया गया उधार से। निवल ब्याज भुगतान बराबर ब्याज भुगतान माइनस ब्याज प्राप्ति। निवल ब्याज भुगतान बराबर ब्याज भुगतान माइनस ब्याज प्राप्ति। अब हम देखते हैं प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटे में अंतर। राजकोषीय घाटे सरकार की कुल देयता को प्रदर्शित करता है, जबकि प्राथमिक घाटा सरकार के शुद्ध उधारी को प्रदर्शित करता है। कारण प्राथमिक घाटा में निवल ब्याज भुगतान शामिल नहीं होता है। छठा है मौद्रीकृत घाटा यानी कि मोनेटाइज्ड डिफिसिट। सरकार वर्तमान में मौद्रीकृत घाटे का प्रयोग नहीं करती है। जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्ति से अधिक होता है तथा घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से उधार लेने में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में मौद्रीकृत घाटे का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार केवल आरबीआई से उधार लेती है और बदले में प्रतिभूति जारी करती है। आरबीआई नए नोट छापकर सरकार को उधार देती है। इससे बाजार में तरलता और मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 63 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 64 राजकोषीय घाटे का प्रभाव। राजकोषीय घाटे का अर्थव्यवस्था पर निम्न प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, राजकोषीय घाटा सरकार की देयता में वृद्धि करता है। नंबर 2,
राजकोषीय घाटे में वृद्धि सरकार की ब्याज देयता को बढ़ाता है। ब्याज गैर उत्पादक खर्च होता है। इस प्रकार ब्याज देयता में वृद्धि उत्पादक और निवेश खर्च को कम करता है, जिससे जीडीपी वृद्धि दर कम होता है। तीसरा पॉइंट है राजकोषीय घाटे में वृद्धि अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट की स्थिति उत्पन्न करता है। चौथा पॉइंट है राजकोषीय घाटे में वृद्धि सरकार की बाजार में साख क्षमता को कम करता है। पांचवा पॉइंट है राजकोषीय घाटे में वृद्धि अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटे का दुष्चक्र यानी कि विशियस सर्किल ऑफ फाइनेंशियल या फिजिकल डिफिसिट। तो राजकोषीय घाटे में वृद्धि अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटे का दुष्चक्र विशियस सर्किल ऑफ फिजिकल डिफिसिट की स्थिति उत्पन्न करता है। राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो सरकारी उधार बढ़ेगा, ब्याज देयता बढ़ेगी, निवेश या उत्पादक खर्च कम होगा, उत्पादन क्षमता कम होगा, तब उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो जीडीपी कम होगा, जीडीपी कम होगा तो जीडीपी वृद्धि दर कम होगा, और जीडीपी वृद्धि दर कम होगा तो सरकारी खर्च बढ़ जाएगा, जिससे सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। तो ये है राजकोषीय घाटे का दुष्चक्र। अब हम देखते हैं राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाय। तो इसमें पहला पॉइंट है राजस्व खर्च में अनुशासन बरतना। जैसे ए पॉइंट है गैर उपयोगी खर्च को समाप्त करना, बी पॉइंट है सब्सिडी को युक्त संगत बनाना, सी पॉइंट है लीकेज या रिसाव को नियंत्रित करना, और डी पॉइंट है सरकारी तंत्र या विभागों को छोटा करना यानी डाउन साइज करना। दूसरा पॉइंट है राजस्व प्राप्ति में वृद्धि का प्रयास। जैसे ए पॉइंट है कर आधार को बढ़ाना चाहिए, बी पॉइंट है कर जीडीपी अनुपात को बढ़ाना चाहिए, सी पॉइंट है कर चोरी को रोकना चाहिए। वर्तमान में कर जीडीपी अनुपात 11% है। तीसरा पॉइंट है कर वसूली में पारदर्शिता लाना। जैसे बिना भौतिक उपस्थिति के नंबर 1 सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश और विनिर्माण करके। अब निष्कर्ष में देखें तो निष्कर्ष में है राजकोषीय घाटे में वृद्धि अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डाल सकता है। यह निर्भर करता है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि किस खर्च के बढ़ने से हुआ है, राजस्व या पूंजीगत खर्च से। यदि राजस्व खर्च के बढ़ने से राजकोषीय घाटे में वृद्धि होता है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं होता, क्योंकि यह गैर उत्पादक खर्च होता है। यदि पूंजीगत खर्च की वृद्धि से राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि यह उत्पादक खर्च होता है जो अर्थव्यवस्था में निवेश, समृद्धि दर और रोजगार को बढ़ाता है। सरकार के सभी घाटों को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सरकार के सभी घाटों को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे राजकोषीय घाटा 2021-22 में वास्तविक कितना था 6.7%, 2022-23 में 6.4%, 2022-23 में रिवाइज्ड एस्टीमेट जो था वो 6.4% और 2023-24 में 5.9%। राजस्व घाटा 2021-22 एक्चुअल 4.4%, 2022-23 बेरिंग या क्वेरिंग
एस्टीमेट 3.8%, 2022-23 रियल या रिवाइज्ड एस्टीमेट 4.1%, 2023-24 में 2.9%। तीसरा है प्रभावी राजस्व घाटा 2021-22 में 3.3%, 2022-23 में 2.6%, 2022-23 रिवाइज्ड एस्टीमेट में 2.9% और 2023-24 में 1.7%। चौथा है प्राथमिक घाटा, तो ये 2021-22 में 3.3%, 2022-23 में 2.8%, 2022-23 में रिवाइज्ड एस्टीमेट में 3% और 2023-24 में 2.3%। सरकार वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कम करके 4.5% करने का लक्ष्य रखी है। सरकार के अब हम देखते हैं सरकार के खर्च और प्राप्ति के मुख्य स्रोत। अब हम क्या देखेंगे, सरकार के खर्च और प्राप्ति के मुख्य स्रोत। तो सरकार की प्राप्ति के मुख्य स्रोत सबसे पहले देखेंगे। सरकार के प्राप्ति के मुख्य स्रोत हम अवरोही क्रम में देखेंगे। तो पहला है उधार और अन्य देयता। तो उधार और अन्य देयता से 34%, जीएसटी से 17% जो कि अप्रत्यक्ष कर है। फिर है तीसरा निगम कर से 15% जो कि प्रत्यक्ष कर है। फिर है आयकर से 15%, ये भी प्रत्यक्ष कर है। फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इससे 7%, ये अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को जीएसटी में मिला दिया गया है, किंतु वर्तमान में शराब, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन में केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है, क्योंकि ये सभी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। छठा है गैर कर राजस्व। तो गैर कर राजस्व से 6% और सातवां है सीमा शुल्क से 4%, यानी उधार और अन्य देयता से 34%, जीएसटी से 17%, निगम कर से 15%, आय कर से 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, गैर कर राजस्व से 6% और सीमा शुल्क से 4%। अब हम देखते हैं सरकार के कुल खर्च का आवंटन। ये भी हम अवरोही क्रम में देखेंगे। तो पहला है ब्याज भुगतान में खर्च 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, यानी वित्त आयोग की सिफारिश पर यह है 18%। तीसरा है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17%। वे योजनाएं जिसका 100% वित्त पोषण केवल केंद्र सरकार करती है उसे केंद्रीय क्षेत्रक योजना कहते हैं, जैसे पीएम किसान योजना इत्यादि। और चौथा है केंद्र प्रायोजित योजना, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें 9% खर्च होता है। तो वे योजनाएं जिनका वित्त पोषण केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं उसे केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं, जैसे पीएम सिंचाई योजना इत्यादि। पांचवा है वित्त आयोग और अन्य अंतरण में खर्च 9%, जैसे राज्यों को दिया गया अनुदान। छठा है रक्षा पर खर्च जो कि 8% है। सातवां है अन्य खर्च जैसे वेतन प्रशासन पर, यह भी 8% है। 8वां है सब्सिडी या आर्थिक सहायता पर खर्च जो कि 8% है। और 9वां है पेंशन पर खर्च जो कि 4% है। तो एक बार दोबारा से पूरा देखेंगे कि कहाँ कहाँ खर्च होता है अवरोही क्रम में। पहला है ब्याज भुगतान जिसमें 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17%, केंद्र प्रायोजित योजना 9%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9%, रक्षा 8%, अन्य खर्च जैसे वेतन प्रशासन पर 8%, सब्सिडी या आर्थिक सहायता पर 8% और पेंशन पर 4%। अब हम देखते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन, जो कि पीटी 2013 में पूछा जा चुका है।
तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। साथ ही घाटे की वित्त व्यवस्था के गुण और दोषों का परीक्षण कीजिए। घाटे की वित्त व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, साथ ही घाटे की वित्त व्यवस्था के गुण और दोषों का परीक्षण कीजिए। तो ये 250 शब्द हैं। अब हम देखते हैं इसका उत्तर। इसे हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1969 में हुई। इसे हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1969 में हुई। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्ति से अधिक हो जाए तब सरकार का बजट घाटे का होता है। सरकार उस घाटे को पूरा करने के लिए जिन वित्तीय स्रोतों का प्रयोग करती है उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। ये वित्तीय स्रोत होते हैं। नंबर 1, 1 रुपये के नोट तथा सिक्के जारी करके। नंबर 2, आरबीआई से उधार लेकर, जहां आरबीआई नए नोट जारी करके उधार चुकाती है। नंबर 3, सरकार द्वारा बाजार उधारी यानी आंतरिक और बाह्य दोनों। पहला है 1 रुपये के नोट तथा सिक्के जारी करके। दूसरा है आरबीआई से उधार लेकर, जहां आरबीआई नए नोट जारी करके उधार चुकाती है। नंबर 3 है सरकार द्वारा बाजार उधारी यानी आंतरिक और बाह्य दोनों। अब हम देखते हैं इसका उद्देश्य। तो उद्देश्य में पहला पॉइंट है बजट, पहला पॉइंट है ब्याज भुगतान के उद्देश्य से। दूसरा है सब्सिडी खर्च के उद्देश्य से। तीसरा है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर खर्च करने के लिए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर खर्च करने के लिए इत्यादि। तो 3 उद्देश्य हैं। कौन कौन? ब्याज भुगतान के उद्देश्य से, सब्सिडी खर्च के उद्देश्य से, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर खर्च करने के लिए इत्यादि। अब हम देखते हैं इसका लाभ। तो घाटे की वित्त व्यवस्था देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। घाटे की वित्त व्यवस्था से बाजार में तरलता बढ़ती है, जिससे समग्र मांग बढ़ता है, जिससे उत्पादक वर्ग उत्साहित होता है। इससे उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ने से जीडीपी वृद्धि दर बढ़ेगा। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा। आय बढ़ेगा तो शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च भी बढ़ेगा, जिससे जीवन स्तर बेहतर होगा। और जब जीवन स्तर बेहतर होगा और जीडीपी वृद्धि दर भी बढ़ेगा तो इससे आर्थिक विकास होगा। अब हम देखते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव। तो इसमें पहला पॉइंट है यह उपभोग खर्च में वृद्धि करता है, जिससे उत्पादक खर्च में कमी आती है। यह उपभोग खर्च में वृद्धि करता है, जिससे उत्पादक खर्च में कमी आती है। दूसरा है बाजार में तरलता में वृद्धि मुद्रास्फीति के बढ़ने के खतरे में वृद्धि कर देता है। बाजार में तरलता में वृद्धि मुद्रास्फीति के बढ़ने के खतरे में वृद्धि कर देता है। और तीसरा है सरकार के देयता में वृद्धि होती है, जिससे बाजार में सरकार की साख क्षमता प्रभावित होती है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। घाटे का वित्त व्यवस्था का प्रभाव अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक या नकारात्मक होना इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार का राजकोषीय घाटा का बढ़ना किस प्रकार के खर्च के कारण हुआ है, राजस्व खर्च या पूंजीगत खर्च। यदि राजस्व खर्च के बढ़ने से राजकोषीय खर्च बढ़ता है तो घाटे की वित्त व्यवस्था
और तो घाटे की वित्त व्यवस्था गैर उत्पादक खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होता है। जबकि पूंजीगत खर्च के बढ़ने से यदि राजस्व घाटा होता है तो घाटे की वित्त व्यवस्था उत्पादक खर्च के लिए किया जाता है। पूंजीगत खर्च के बढ़ने से यदि राजस्व घाटा होता है तो घाटे की वित्त व्यवस्था उत्पादक खर्च के लिए किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, अर्थात निवेश, समृद्धि दर और रोजगार में वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं राजकोषीय उद्दीपन या उत्प्रेरक यानी फिजिकल स्टिमुलस, जो कि पीटी 2010-2011 में पूछा जा चुका है। तो क्या है राजकोषीय उद्दीपन या उत्प्रेरक? जब अर्थव्यवस्था में सुस्ती या मंदी की उपस्थिति हो तब सरकार जब अर्थव्यवस्था में सुस्ती या मंदी की स्थिति हो तब सरकार नंबर 1 अपने खर्च में वृद्धि करता है, अर्थात सब्सिडी खर्च और आधारभूत संरचना परियोजनाओं में खर्च को बढ़ाना। और दूसरा पॉइंट है कर के दरों में कमी, यानी इसके माध्यम से सरकार बाजार में तरलता को बढ़ाकर समग्र मांग में वृद्धि करके समृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास करती है, जिससे अर्थव्यवस्था सुस्ती या मंदी से बाहर आ सके। इसे ही राजकोषीय उद्दीपन या राजकोषीय उत्प्रेरक कहते हैं। फिर से पढ़ूंगा। कर के दरों में कमी, यानी इसके माध्यम से सरकार बाजार में तरलता को बढ़ाकर समग्र मांग में वृद्धि करके समृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास करती है, जिससे अर्थव्यवस्था सुस्ती या मंदी से बाहर आ सके। इसे ही राजकोषीय उद्दीपन या राजकोषीय उत्प्रेरक कहा जाता है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 65 FRBM मतलब कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003। FRBM एक्ट 2003 या बोले तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट, हिंदी में बोले तो राजकोषीय उत्तरदायित्व बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003 ये पूछा गया है पीटी 2010, 11, 12, 18 और मेंस 2013 में। चलिए पढ़ते हैं FRBM एक्ट 2003। FRBM वह अनुशासित पथ होता है जिसका अनुसरण करके सरकार राजकोषीय संकेतकों को अपने निर्धारित सीमा में रखकर राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने का प्रयास करती है। FRBM वह अनुशासित पथ होता है जिसका अनुसरण करके सरकार राजकोषीय संकेतकों को अपने निर्धारित सीमा में रखकर राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने का प्रयास करती है। राजकोषीय संकेतक जो FRBM में शामिल होते हैं वो हैं नंबर 1 राजकोषीय घाटा, नंबर 2 राजस्व घाटा, नंबर 3 प्रभावी राजस्व घाटा, नंबर 4 है GDP ऋण अनुपात। FRBM में प्राथमिक घाटे को शामिल नहीं किया जाता है। राजकोषीय समेकन राजकोषीय स्वास्थ्य है जो राजकोषीय स्थायित्व को बताता है। अब हम देखते हैं FRBM का उद्देश्य। तो FRBM के उद्देश्य में पहला पॉइंट है राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने के उद्देश्य से। राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने के उद्देश्य से यानी देश में राजकोषीय स्थायित्व की स्थिति को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय समेकन को प्राप्त करना अनिवार्य होता है। राजकोषीय समेकन देश के बेहतर राजकोषीय स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है
कि राजकोषीय संकेतक अपने निर्धारित सीमा में हों। राजकोषीय संकेतक को निर्धारण सीमा में रखने के लिए सरकार राजकोषीय विवेक का प्रयोग करती है, जहां खर्च को नियंत्रित कर और राजस्व में वृद्धि का प्रयास करती है। इसके लिए एफआरबीएम की आवश्यकता होती है। दूसरा है अंतःपीढ़ी समता के लिए। अंतःपीढ़ी समता के लिए वर्तमान में सरकार यदि बाजार से कम उधार लेती है तो इसका भविष्य की पीढ़ी पर चुकाने का दायित्व भी कम होता है। इसे ही अंतःपीढ़ी समता कहा जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार अपने घाटे को कम करे। घाटे को कम करने के लिए खर्च को अनुशासित होकर करने घाटे को कम करने के लिए खर्च को अनुशासित होकर करने और राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने का प्रयास करती है, जिसके लिए एफआरबीएम की आवश्यकता होती है। अतः 2003 में राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा संसद में एफआरबीएम कानून पारित किया गया तथा अगस्त 2003 में इसे लागू किया गया। अब हम देखते हैं एफआरबीएम को शुरू करने का कारण। 1969 में देश में घाटे की वित्त व्यवस्था को शुरू किया गया। 1970 के दशक में सरकार का राजकोषीय घाटा 4% से भी कम होता था, जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था से आसानी से पूरा कर दिया जाता था। किंतु 1980 की दशक में सरकार का राजकोषीय घाटा 7% या उससे अधिक हुआ, जिस कारण घाटे की वित्त व्यवस्था से बाजार में मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा उत्पन्न हुआ तथा यह अधिक प्रासंगिक नहीं रहा। वर्ष 1990 में खाड़ी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे देश में आयात बिल बढ़ने के कारण चालू खाता घाटे में जिससे बाजार में आयात बिल बढ़ने के कारण चालू खाता घाटे में तेजी से वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटे को चालू खाता घाटे के साथ जुड़वा घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटे को चालू खाता घाटे के साथ जुड़वा घाटा कहा जाता है। अतः राजकोषीय घाटा भी तेजी से बढ़ने लगा। चालू खाता घाटे में वृद्धि भुगतान संतुलन को प्रतिकूल कर दिया, जिसके लिए आईएमएफ से उधार लेना पड़ा। आईएमएफ द्वारा कई शर्तें आरोपित की गईं, जिनमें मुख्य शर्तें थीं। नंबर 1, देश में एलपीजी सुधार को लागू किया जाए। नंबर 2, रुपए का अवमूल्यन किया जाए। और नंबर 3 है राजकोषीय समेकन का पालन किया जाए। अतः राजकोषीय समेकन का पालन करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2003 में एफआरबीएम को शुरू किया गया। अब हम देखते हैं एफआरबीएम में शामिल लक्ष्य। एफआरबीएम कानून के अंतर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2008-9 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। एफआरबीएम कानून के अंतर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2008-9 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। नंबर 1, राजकोषीय घाटे को प्रत्येक वर्ष 0.3% से कम करके वर्ष 2008-9 तक 3% करना। दूसरा पॉइंट है राजस्व घाटे को प्रत्येक वर्ष 0.5% से कम करके वर्ष 2008-9 तक शून्य करना। तीसरा पॉइंट है आवश्यकता पड़ने पर
आरबीआई से उधारी केवल अर्थोपाय अग्रिम द्वारा ही लिया जाए। चौथा पॉइंट है, किसी आकस्मिक परिस्थिति जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा और महामारी इत्यादि में सरकार अपने एफआरबीएम के लक्ष्यों को बढ़ा सकती है। और छठा पॉइंट है, किसी भी वर्ष सरकार की कुल देयता 9% से अधिक ना हो तथा प्रत्येक वर्ष उसमें 1% की कमी की जाए। वर्ष 2008 में अमेरिकी मंदी से पूरे विश्व में वैश्विक वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया, जिसका प्रभाव भारत के समृद्धि दर पर भी पड़ा। अतः समृद्धि दर को बचाए रखने के लिए सरकार द्वारा एफआरबीएम कानून को छोड़ दिया गया। इस प्रकार एफआरबीएम के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। वर्ष 2012-13 में एफआरबीएम कानून में 2 मुख्य संशोधन किए गए। नंबर 1, प्रभावी राजस्व घाटे को एफआरबीएम में शामिल किया गया। प्रभावी राजस्व घाटे को एफआरबीएम में शामिल किया गया। और नंबर 2 है, बजट के साथ साथ मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। बजट के साथ साथ मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट यानी कि मध्यावधि खर्च विवरण को प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू की गई। वर्तमान में बजट में अनुदान मांगों के साथ एफआरबीएम से संबंधित 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। वर्तमान में बजट में अनुदान मांगों के साथ एफआरबीएम से संबंधित 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। नंबर 1, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट FPSS, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट FPSS, मतलब कि राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण। दूसरा है मिड टर्म एक्सपेंडिचर फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, मिड टर्म एक्सपेंडिचर फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट यानी कि MEFPS यानी कि मध्यावधि खर्च राजकोषीय नीति विवरण, मध्यावधि खर्च राजकोषीय नीति विवरण। और तीसरा है मैक्रो इकोनॉमी फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट MEFS, मैक्रो इकोनॉमी फ्रेमवर्क स्टेटमेंट MEFS। समष्टि आर्थिक फ्रेमवर्क विवरण, समष्टि आर्थिक फ्रेमवर्क विवरण। वर्ष 2013 तक भारत में राजकोषीय स्वास्थ्य पुनः खराब होने लगा। वर्ष 2013 तक भारत में राजकोषीय स्वास्थ्य पुनः खराब होने लगा। NFS से कार्यक्रम को शुरू करने के कारण सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य बढ़ने से मुद्रास्फीति दर में तेजी से वृद्धि हुई। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से अनेक घोटाले सामने आने लगे, जैसे 2G कोल घोटाला इत्यादि। वर्ष 2014 में चुनाव के बाद गठित नई सरकार द्वारा देश में राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने के लिए पुनः एफआरबीएम को शुरू करने का फैसला लिया गया तथा वर्ष 2018-19 तक निम्न लक्ष्य रखे गए। नंबर 1, राजकोषीय घाटे को कम करके 3% से कम करना। नंबर 2,
राजस्व घाटे को कम करके 1% करना, 1% से कम करना। और तीसरा पॉइंट है प्रभावी राजस्व घाटे को कम करके 0 करना। तो 3 लक्ष्य रखे गए, कौन कौन? राजकोषीय घाटे को कम करके 3% से कम करना, दूसरा राजस्व घाटे को कम करके 1% से कम करना, और तीसरा है प्रभावी राजस्व घाटे को कम करके 0 करना। साथ ही वर्ष 2016 में FRBM की समीक्षा करने के लिए, साथ ही वर्ष 2016 में FRBM की समीक्षा करने के लिए NK सिंह समिति का गठन किया गया। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह कौन हैं? वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास 65 यहीं पे समाप्त होता है।